सभी श्रोताओं को स्पर्शता श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उसका विरोध तो शुरू हो गया था। शायद ही कोई ऐसा साल बीता हो जब देश की जनता ने कंपनी और अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, खानदेश यानी कि गुजरात में किसान असंतोष, कोल, मुंडा, खासी, गोंड, हल्बा, कई जनजातियों के द्वारा सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों के लिए कई दिक्कतें पैदा की गईं। लेकिन ये सभी विद्रोह स्थानीय थे और अंग्रेजों के लिए किसी खास परेशानी का कारण नहीं बन पाए। लेकिन 1857 के विद्रोह में पहली बार भारत की जनता के कई वर्गों और समूहों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह किया, जो प्रादेशिक विस्तार और प्रभाव में कहीं ज्यादा बड़ा था। अगर बात करें विद्रोह के कारणों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के कारण, विशेषकर अगर बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय के सिद्धांत के कारण पूरे भारत में संदेह, चिंता और विद्रोह का वातावरण पैदा हो गया था। पंजाब, बर्मा, सिक्किम, इन सभी राज्यों को अंग्रेजों के राज्यों में मिला लिया गया। सतारा, जौनपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी और नागपुर डलहौजी के विलय नीति के अंतर्गत कंपनी के राज्य क्षेत्र में मिला लिए गए, जबकि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे विलय कर लिया गया। इसके साथ ही रियासतों के विलय के कारण सामंती वर्ग अधिकारियों से वंचित हो गया। नए तरह की प्रशासनिक व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। सेना और प्रशासन में कोई भी भारतीय उच्च पद पर नहीं जा सकता था। भूमिकर व्यवस्था से किसान, रैयत और पारंपरिक जमींदार सभी असंतुष्ट थे। अनेक स्तरों पर बिचौलियों पर आधारित स्थायी बंदोबस्त में परंपरागत जमींदारों का स्थान नए जमींदारों ने ले लिया, जिनका रैयत से कोई लगाव ही नहीं होता था। लगान भी बहुत ऊंची दर का होता था और बहुत कड़ाई से इसकी वसूली की जाती थी। इसी बीच में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने संरक्षणवादी नीति अपनाई। भारत को कच्चा माल पैदा करने वाले उपनिवेश और इंग्लैंड में उत्पादित माल के बाजार में तब्दील कर दिया गया। इसलिए भारत के दस्तकार तबाह हो गए। इसी के साथ ही साथ अंग्रेजों ने सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, इन सभी के विरुद्ध कानून बनाए, जो कि भारत की जड़ में बहुत बुरी तरीके से घुसे हुए थे। इनके खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाए। ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन संबंधी उत्साह के कारण भी लोगों को संदेह हुआ कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इससे शिक्षित मध्यम वर्ग को छोड़कर बाकी सभी भारतीय रुष्ट हो गए। इसके अलावा सैनिकों की अगर बात करें तो सैनिकों का वेतन बहुत कम था। पदोन्नति के अवसर बहुत ही सीमित थे। कोई भी भारतीय अधिक से अधिक सूबेदार रैंक तक पहुंच पाता था। सेना के अधिकारी यूरोपीय होते थे, जो सैनिकों से प्रजातीय भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार करते थे। 1854 में सैनिकों को दी जाने वाली निशुल्क डाक की सुविधा भी समाप्त कर दी गई। 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम द्वारा सैनिकों को कहीं भी सेवा देना आवश्यक बना दिया गया और देश से बाहर जाने का भी अतिरिक्त भत्ता जो दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया। सेना में सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे, इसलिए कई बार सैनिकों को गांवों में जाति बहिष्कृत भी कर दिया जाता था। इसी के बाद 1856 में नई एनफील्ड राइफल सेना में लाई गई। कहा जाने लगा कि इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस्तेमाल करते समय कारतूस की पैकिंग को दांतों से काटकर गोली निकालनी पड़ती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों में धर्म भ्रष्ट हो जाने का भय घर कर गया और उनमें से कुछ ने तो बगावत के बिगुल फूंक दिए। और इस तरह भारत में अंग्रेजी राज्य के शोषणकारी चरित्र से सभी वर्गों के लोग असंतुष्ट थे। जैसे ही सैनिकों ने बगावत शुरू की, उसमें किसान, मजदूर, जमींदार, जागीरदार और रजवाड़े भी शामिल हो गए। विद्रोह के आरंभ की बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक थे मंगल पांडे, और उन्होंने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को
मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, और आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने, और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धुनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए, जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए। लेके करवट उठे फिर बजरिया, और धंधा सभी खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया, हल्का भारी हर एक तुल जाए। जोगी लेके फिरे एक तारा, और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। 34वीं देशी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और मई 1857 में मेरठ छावनी में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 10 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाईं। अपने साथियों को मुक्त कराकर वो लोग दिल्ली की ओर चल दिए। 11 मई को दिल्ली को कब्जे में कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया, लेकिन वास्तव में नेतृत्व सैनिक नेता बख्त खां ने किया। ये विद्रोह शुरू तो मेरठ से हुआ, लेकिन जल्दी ही पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया। जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ और कई क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। जुलाई 1857 में इंदौर, महू, सागर और सियालकोट जैसे कुछ स्थानों पर विप्लव हुए। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से कब्जे में कर लिया। कैप्टन हडसन ने यहाँ विद्रोह पर नियंत्रण किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने किया। इनके सहयोगी तांत्या टोपे बड़ी बहादुरी और चतुराई से अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़े। कानपुर में जनरल हैवलॉक ने विद्रोह को दबाया। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने बेटे बिरजिश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। जनरल हैवलॉक और ऑट्रम ने लखनऊ में विद्रोह को शांत किया। झांसी और ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी से किया। रानी 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कालपी में जनरल ह्यूरोस के साथ लड़ती हुई शहीद हुई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को
बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। यहाँ विद्रोह को विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर ने दबाया। बनारस में विद्रोह को कर्नल नील द्वारा दबाया गया। इस प्रकार ये विद्रोह देश के बहुत बड़े भाग में फैला और उसे जन साधारण का समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा नाभा जींद और कश्मीर के शासकों ने, नेपाल के राजाओं ने विद्रोह को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीयों के खिलाफ जाकर इन सभी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया, जो कि विद्रोह की असफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। विद्रोह बिना पर्याप्त तैयारी के विद्रोही सैनिकों द्वारा शुरू कर दिया गया था। विद्रोह में संगठन का अभाव था, तालमेल की कमी थी, अंग्रेजों के मुकाबले कम सामान था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र की कमी थी, संपर्क और संचार के साधनों की भी कमी थी और विद्रोहियों का पक्ष शुरू से ही कमजोर था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास डाक, तार, रेलवे, संचार और यातायात के अत्याधुनिक साधन थे। हालांकि विद्रोहियों के नेता व्यक्तिगत रूप से अच्छे लड़ाके थे, लेकिन अपने आदर्शों के लिए उनमें से बहुत शहीद भी हुए। लेकिन अंग्रेजों के पास रणनीति और कूटनीति में माहिर विश्व स्तर के दर्जनों सेनानायक थे। बहुत से इतिहासकार 1857 के विद्रोह को आधुनिक अर्थों में राष्ट्रीय नहीं मानते। उस समय तक भारत देश में राष्ट्रीयता की भावना विकसित ही नहीं हो सकी थी। विद्रोह के नेताओं का एक ही और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, विदेशियों को बाहर निकालना। विद्रोह के सामंती नेता अपने अपने राज्य क्षेत्र वापस लेके क्षेत्रीय स्वार्थों के लिए काम कर रहे थे। वे विदेशियों को बाहर कर अंग्रेजों के आगमन से पहले का खंडित भारत वापस लाना चाहते थे, या शायद दिल्ली के सम्राट के अधीनस्थ सामंती राज्यों का एक संघ बनाना चाहते थे। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था, लेकिन इनके ये विचार स्वीकार नहीं किए जा सकते। विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने जरूर किया था, लेकिन इनमें आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। अधिकतर स्थानों में इनका नेतृत्व रजवाड़ों के प्रमुखों ने और जमींदारों ने किया था, जो अपनी प्रजा के स्वाभाविक नेता माने जाते थे। अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया है। साथ ही बेंजामिन डिज़रायली भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। उन्होंने कहा कि साम्राज्यों का उत्थान पतन चर्बी वाले कारतूस के मामले नहीं होते। इसी के साथ ही वीर सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लेकिन आर.सी. मजूमदार का कहना है, ये विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न तो प्रथम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह बिना किसी योजना के अचानक शुरू हुआ था। उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। सभी विद्रोही व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे। खैर, कुछ भी हो, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का क्वींस डिक्लेरेशन हुआ, जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और देश ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने भारत में नए क्षेत्र जीतने की नीति त्याग दी। 1858 के डिक्लेरेशन के बाद संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन भी हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट का शासन प्रारंभ हो गया। गवर्नर जनरल को अब वायसरॉय कहा जाने लगा। अब रियासतों को अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया गया। सेना में भारतीयों की संख्या कम रखने के लिए 1/3 यूरोपियों की भर्ती का कानून बनाया गया। सेना की इकाइयों का गठन जाति और क्षेत्रों के आधार पर किया गया। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन बाद के समय में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसने देशभक्ति मूलक प्रेरणा का काम किया। ये विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की भारतीय जनता की इच्छा का प्रतीक बन गया। कुछ लोगों ने इसे स्वतंत्रता की भावी सफल लड़ाई का पूर्वाभ्यास माना। 1857 में भारत के इतिहास में पहली बार ये सिद्ध हुआ कि हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों में व्यापक एकता संभव है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए वर्षिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार। जिंदा